पिछले वीडियो में हमने करिकुलम इवैल्यूएशन के मॉडल्स का जिक्र किया था। अब हम इन मॉडल्स को थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। पहला है ब्रैडलीज इफेक्टिवनेस मॉडल, जो बहुत ही सिंपल मॉडल कंसीडर किया जाता है। और इस मॉडल में देखेंगे कि 10 क्राइटेरिया है और उन्होंने एक सिंपल रखा हुआ, हर क्राइटेरिया के आगे यस नो का ऑप्शन है। तो यदि वो यस 10 के 10 में टिक हो जाते हैं, इसका मतलब वो करिकुलम परफेक्ट है। और यदि वो नो में है तो उन एरियाज में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। पहली जो इसमें क्राइटेरिया है वो है वर्टिकल करिकुलम कंटिन्यूटी। ब्रैडले का ये मानना है कि यदि वो 8th क्लास का करिकुलम है तो 7th और 9th दोनों के करिकुलम की छाया उसमें होनी चाहिए। कनेक्टिंग जो उसमें लिंक है, 7वीं और 9वीं से लिंकेजेस यदि होते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल करिकुलम कंटिन्यूटी। हॉरिजॉन्टल करिकुलम कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि 8th क्लास के एक सब्जेक्ट का करिकुलम उस क्लास के बाकी सब्जेक्ट्स के जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं 8th क्लास के अक्रॉस द सब्जेक्ट, अक्रॉस डिसिप्लिन, उन ऑब्जेक्टिव से वो लिंक करता है या नहीं करता है। तो हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूटी भी आवश्यक है करिकुलम में, ऐसा ब्रैडले मानते हैं। तीसरी चीज़ है इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन करिकुलम, मतलब जो लेसन प्लान बन रहे हैं वो करिकुलम के अकॉर्डिंग बन रहे हैं कि नहीं। यदि वो बन रहे हैं तो इसमें वो यस कहेंगे। करिकुलम प्रायोरिटी, करिकुलम को लागू करने के लिए जो फाइनेंशियल सोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, वो अवेलेबल है या नहीं। मतलब जो प्रशासन है उनकी प्राथमिकता वो करिकुलम है या नहीं। यदि वो करिकुलम है, उसके लिए जो मानव संसाधन या जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, वो यदि उपलब्ध कराई जा रही हैं तो उसको वो करिकुलम प्रायोरिटी में टिक करेंगे। ब्रॉड इन्वॉल्वमेंट, उसको डेवलप करने, ट्रांजैक्ट करने में जितने पॉसिबल स्टेक होल्डर हो सकते हैं उन सब की भागीदारी सुनिश्चित की गई हो तो उसको वो इफेक्टिव करिकुलम मानते हैं। लॉन्ग रेंज प्लानिंग, कि वो 1 साल का है सोच के बना है, 3 साल का है, 5 साल का, जितना लंबा सोच कर बना हुआ है उसको वो उतना ही इफेक्टिव मानते हैं। डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी, यदि कहीं असहमतियां बन रही हो तो उस असहमतियों को कैसे सहमति तक ले जाया जाए, उसको लेकर के क्लियर प्रैक्टिसेस और गाइडलाइंस यदि हैं तो उसको वो डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी में डालते हैं। पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशंस, ये काफ़ी कुछ ब्रॉड इन्वॉल्वमेंट से लिंक है, लेकिन ब्रॉड इन्वॉल्वमेंट का जो मतलब था करिकुलम डेवलपमेंट से था, बट पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशंस का जो लिंक है वो करिकुलम ट्रांजैक्शन और इवेल्युएशन में, कि उस पूरी प्रक्रिया में जितने लोग सम्मिलित हैं उनके बीच की रिलेशनशिप यदि पॉजिटिव है तो उसको वो इफेक्टिव मॉडल मानते हैं। थियोरी इनटू प्रैक्टिस अप्रोच, थियोरी इनटू प्रैक्टिस अप्रोच का मतलब ये है कि शिक्षा का और उस विद्यालय का जो विजन, मिशन, प्लान, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, कंटेंट, इवेल्युएशन सिस्टम, कंटेंट, ये इनका लेसन प्लान, ये सारे आपस में लिंक्ड हैं या नहीं। तो जो थ्योरेटिकली कह रहे हैं हम कि हम ये करने वाले हैं, वो हम कर भी रहे हैं या नहीं। यदि वो इन सारे सेगमेंट्स का लिंक दिखता है, उसी को हम थियरी इनटू प्रैक्टिस अप्रोच कहते हैं। यदि ऐसा है तो ब्रैडले कहते हैं कि करिकुलम इफेक्टिव है। प्लान्ड चेंज, कि जो भी चीज़ें बदलने लायक हैं उनको लेकर के प्रॉपर प्लानिंग की गई है कि नहीं। यदि की गई है तो उसको वो प्लान चेंज कैटेगरी में देखते हैं। इसके गुण दोष आप कॉमन सेंस से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ईजी है इसको इसके आधार पर इवेल्युएशन, बट माइनस पॉइंट ये है कि इसमें फिर बहुत स्किल्ड इवेल्युएटर की आवश्यकता पड़ती है और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रॉपर कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगला है वो टाइलर का ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल। ये कह रहे हैं कि इसमें पहला स्टेप तो होना चाहिए कि जो बिहेवियरल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं वहाँ से हमको शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें कि कंटेंट ऑफ लर्निंग, क्या हम पढ़ाने वाले हैं, और उसके एंड में स्टूडेंट्स कौन से बिहेवियर को दिखाएंगे, जिसको हम अगले यूनिट में इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, लर्निंग आउटकम्स को बिहेवियरल टर्म्स में कैसे लिखते हैं। तो टाइलर कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले बिहेवियरल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने पड़ेंगे, फिर जिन स्थितियों में वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए जाने हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स को वो बिहेवियर दिखाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि जो इवैल्यूएशन के लिए सुटेबल इंस्ट्रूमेंट होंगे उसको चुना जाए, उसको मॉडिफाई किया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए
और जैसा आपको पता है जितने भी रिसर्च के टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जांची जाए। अगला जो स्टेप है टाइलर का वो ये कहते हैं कि जो फिर इंस्ट्रूमेंट्स बने उनसे डाटा लिया जाए और डाटा को समराइज करके रिजल्ट्स को प्रिपेयर किया जाए। फिर इन एक ऑब्जेक्टिव्स को जांचने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके रिजल्ट किया जाए ताकि उनको कंपेयर किया जा सके और देखा जा सके कि क्या हर इंस्ट्रूमेंट सिमिलर रिजल्ट्स की तरफ ले जा रहा है या नहीं। एंड फाइनली सारे रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाए ताकि हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को निकाल सकें और ये तय कर सकें कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की वजह क्या है। एंड फाइनली उस रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकें ताकि करिकुलम को मॉडिफाई किया जा सके। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो की वर्ड है वो है ऑब्जेक्टिव्स। आपने जिस उद्देश्य के साथ वो सब कुछ शुरू किया था वो किस हद तक पूरे हुए हैं और वो पूरे हों आगे से उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को जब हम मद्देनज़र रख करके इवेल्यूएशन करते हैं तो वो जो मॉडल है वो टाइलर का ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल है। इसी मॉडल को अपने तरीके से फिर यूज़ किया है मैटफेसल और माइकल ने, 8 स्टेप मॉडल कहते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि स्कूल से जुड़ी हुई संपूर्ण कम्युनिटी को आप इसमें इन्वॉल्व कीजिए प्रोग्राम इवेल्यूएशन में। ये एक नई चीज़ है जो यूनिक है, हमने पिछले 2 मॉडल्स में इसको उतना फोकस नहीं किया है। फिर ये कह रहे हैं कि इस इवेल्यूएशन के उद्देश्य क्या है वो मिलजुल कर तय किए जाए। फिर वो कह रहे हैं कि उन ऑब्जेक्टिव्स को कम्युनिकेबल फॉर्म में ट्रांसलेट किया जाए ताकि लर्निंग को फैसिलिटेट किया जा सके। फिर ये टाइलर की भाषा में बोल रहे हैं कि अब आपको अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट यदि बने बनाए हैं तो चुनने हैं, यदि बने बनाए नहीं हैं तो फिर बनाए जाने हैं और इस हिसाब से बनाए जाने हैं ताकि प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट किया जा सके। फिर ये कहते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कीजिए और जो वैलिड टेस्ट्स हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, प्रॉपर स्केल्स यूज़ कीजिए, बिहेवियरल मेजर्स यूज़ कीजिए और पीरियोडिक ऑब्जर्वेशंस में लग जाइए। फिर जो डेटा है उसको एनालाइज कीजिए प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड लगा करके, फिर उसको इंटरप्रेट कीजिए और उसके आधार पर अपना रिकमेंडेशंस प्रिपेयर कीजिए। अगला जो मॉडल है वो स्टफल बीम का सिप मॉडल, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस और प्रोडक्ट। वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम जनरली क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को इवेल्युएट करते हैं, एंड रिजल्ट। ये बोल रहे हैं नहीं, वो सिर्फ एक पार्ट है। वो बोल रहे हैं कॉन्टेक्स्ट को भी इवेल्युएट कीजिए, इनपुट को भी इवेल्युएट कीजिए, प्रोसेस को भी इवेल्युएट कीजिए और प्रोडक्ट को भी इवेल्युएट कीजिए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो करिकुलम पैदा हुआ, जो नीड, जिस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, जिस नीड को फुलफिल करने के लिए वो करिकुलम बना, उसको भी इवेल्युएट किए जाने की ज़रूरत है। कहीं वहीं पर गड़बड़ तो नहीं हुई है, जिसके आधार पर करिकुलम के उद्देश्य और लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए। फिर है इनपुट इवेल्युएशन। इनपुट इवेल्युएशन उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कंटेंट दिया गया है, जिन जो साधनों का निर्धारण किया गया है, उन साधनों का इवेल्युएशन कि वो मीन्स जो थे वो ऑप्टिमल थे या नहीं। फिर जिस प्रक्रिया के द्वारा उस मीन्स का इस्तेमाल किया गया है कि वो मीन्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुए या नहीं हुए, उनमें किन चेंजेस की ज़रूरत है, तो वो बोल रहे हैं उसकी भी इवेल्युएशन की ज़रूरत। एंड फाइनली जो सब लोग कह रहे हैं प्रोडक्ट इवेल्युएशन, कि जो एक्चुअल एंड रिजल्ट है, वो इंटेंडेड जो उद्देश्य था उसकी तुलना में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रक्रिया स्टफल बीम जो सजेस्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कंटेक्स्ट को भी इवेल्युएट करो, इनपुट को भी इवेल्युएट करो, प्रोसेस को भी इवेल्युएट करो और प्रोडक्ट को भी इवेल्युएट करो। इन चारों इवेल्युएशंस में कुछ स्टेप्स हैं जो चारों इवेल्युएशंस के अंदर लिए जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टफल बीम। वो बोल रहे हैं कि हर स्टेप में, चाहे वो हम कॉन्टेक्स्ट देख रहे हों, इनपुट देख रहे हों, प्रोसेस देख रहे हों या प्रोडक्ट देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं हर स्टेप में कौन से डिसीजंस लिए जाने हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, किस डिसीजन के लिए कौन से आंकड़े की आवश्यकता होगी वो निर्धारित कीजिए, किस आंकड़े के लिए कौन सा टूल बनेगा और डाटा कलेक्ट कैसे होगा वो निर्धारित कीजिए, और वो जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसकी क्वालिटी निर्धारित करने के पैरामीटर्स जो है वो तय कीजिए। वो आपको हर स्टेप में करना पड़ेगा। और फाइनली डाटा को डिसीजन मेकर्स तक कैसे पहुंचाया जाएगा वो भी आपको हर स्टेप्स में तय करना है। अगला जो हम मॉडल क्विकली डिस्कस कर रहे हैं वो स्क्रीवन का गोल फ्री मॉडल। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो 3 मॉडल्स देखे, उसमें 4 मॉडल्स देखे, उसमें फोकस है लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव,
किस हद तक उद्देश्यों को पूरा करता है। स्क्रिवन उनके प्रतिक्रिया में अपना मॉडल लेके आते हैं। वो ये कहते हैं कि कई बार इंटेंडेड गोल बेशक ना पूरे हों, लेकिन कई अनइंटेंडेड गोल्स पूरे होते हैं। तो स्क्रिवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि जो अनइंटेंडेड इफेक्ट्स हो रहे हैं करिकुलम के पॉजिटिव, उसको भी फैक्टर इन करना चाहिए ये देखने में कि करिकुलम कितना इफेक्टिव है। स्क्रिवन कह रहे हैं कि स्क्रिवन ने, जैसा मैंने आपको कहा, उसने सवाल उठाए, इस बात पे सवाल उठाया कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ही जैसे सब कुछ होता है, और इसी ने ये डिस्टिंक्शन दिया पहली बार कि इंटेंडेड और अनइंटेंडेड इफेक्ट जो है वो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। गोल फ्री मॉडल में इवेल्युएशन का जो फंक्शन है वो अनबायस्ड ऑब्जर्वर का है। वो ये देखता है कि नीड क्या है इस ग्रुप का। बेशक हमारा उद्देश्य ना हो करिकुलम का, लेकिन यदि ग्रुप की नीड पूरे हो रहे हैं तो वो करिकुलम इफेक्टिव है, ऐसा स्क्रिवन कहते हैं। तो लार्जली क्वालिटेटिव मेथड इस्तेमाल करने की बात करते हैं और उसके आधार पर उसके एक्चुअल इफेक्ट्स को देखते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्क्रिवन के मॉडल में हैं जो पहले नहीं थी। एक, क्वालिटेटिव डेटा पे इनका फोकस है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि डेटा कलेक्शन लार्जली क्वांटिटेटिव हो रहा है, और दूसरी चीज़ अनइंटेंडेड इम्पैक्ट पे भी इनका फोकस है। तो इनका ये कहना है कि यदि टारगेट ग्रुप की किसी भी नीड को ये पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये इसको यूजफुल और इफेक्टिव माना जाना चाहिए। बाद के वर्षों में जब स्क्रिवन पे आरोप लगा कि आप गोल को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो तब उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल नहीं देखे जाने चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं देखे जाने चाहिए। उन्होंने कहा वो भी देखे जाने चाहिए, लेकिन जो अनइंटेंडेड इम्पैक्ट है उसको भी देखा जाना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल हटा देने हैं, उसको सप्लीमेंट करना है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, हटा नहीं देना है। तो ये स्क्रिवन का गोल फ्री मॉडल है। स्टेक का रिस्पॉन्सिव मॉडल। अब ये जो सारा फोकस है स्टूडेंट्स पे ले जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, इनकी मुख्य जो एजम्पशन है वो ये है कि अल्टीमेटली जिनके लिए इवेल्युएशन किया जा रहा है, पेरेंट्स के लिए किया जा रहा है, टीचर्स के लिए किया जा रहा है, बच्चे के लिए किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए किया जा रहा है, करिकुलम डेवलपर के लिए किया जा रहा है, जिस स्टेक होल्डर के लिए करिकुलम को इवेल्युएट किया जा रहा है उसके प्रति वो कितना रिस्पॉन्सिव है, उसके चश्मे से करिकुलम को देखा जाना चाहिए। और यदि वो उनके चश्मे में फिट बैठता है तो करिकुलम इफेक्टिव है। तो एक तरह का इंटरेक्टिव और रिकर्सिव मॉडल है, जिसमें कि इवेल्युएटर क्या करता है वो स्टेप्स मैं अभी आपको क्विकली डिस्कस कर रहा हूँ। इवेल्युएटर क्लाइंट से मिलता है, स्टाफ से मिलता है, जिनके लिए वो इवेल्युएशन रिपोर्ट जो पढ़ने वाले हैं, ऑडियंसेस उसके जो रीडर हैं, उनसे मिलता है, ताकि उनके सोच को समझ सके, उनके इंटेंशन को समझ सके। फिर उस डिस्कशन के बेस पर जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, ताकि इवेल्युएशन प्रोजेक्ट का जो स्कोप है, विषय क्षेत्र है, उसको निर्धारित कर सके। फिर इवेल्युएटर ऑब्जर्व करता है प्रोग्राम को क्लोजली, ताकि देखे कि उसको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। देखता है कि कुछ अनइंटेंडेड डेविएशंस तो नहीं हो रही हैं। फिर वो देखता है कि स्टेटेड और रियल पर्पसेस जो हैं प्रोजेक्ट के, और जो ऑडियंसेस का कंसर्न है, उसको कहाँ तक एड्रेस किया जा रहा है। फिर वो इश्यूज और प्रॉब्लम्स देखता है, उसमें से निकालने की कोशिश करता है, और उसके बेस पर एक इवेल्युएशन डिज़ाइन फाइनल करता है, ये निर्धारित करते हुए कि इस इवेल्युएशन के लिए किस तरीके के आंकड़ों की आवश्यकता होगी। फिर उनके वो विधियां तय करता है, उन आंकड़ों को इकट्ठा करने के तरीके क्या हो सकते हैं। कई बार वो ह्यूमन ऑब्जर्वर्स नियुक्त करता है, जजेस, इवेल्युएटर्स नियुक्त करता है। फिर जो तय हुआ था उस डेटा कलेक्शन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करता है। फिर जो डाटा आता है उसको, उस इंफॉर्मेशन को थीम्स के अनुसार कैटेगराइज करता है, और उसको एक नेचुरल वे में थीमेटिक रिपोर्ट में इंटेंडेड रीडर तक कैसे पहुंचाया जाए वो तय करता है। फिर ये देखता है कि किस तरह के रीडर को किस तरीके की रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से वो फॉर्मेट को चुनता है। बाकी जो मॉडल्स हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।